नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अगर ये अंदेशा हो कि कुछ समय के बाद दुश्मन सब कुछ तबाह कर देगा, तो फिर बचने के लिए कोई भी फैसला, कोई भी समझौता किया जा सकता है। और शायद इसीलिए देश की समूची विपक्षी पार्टियां, ज़्यादातर अपोजिशन पार्टियां एक छतरी के नीचे आ रही हैं, एक हो रही हैं, यूनाइटेड हो रही हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि 2024 के बाद अगर मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली तो फिर बहुत सी विपक्षी पार्टियां बिखर जाएंगी और बहुत सी हमेशा के लिए मिट जाएंगी। अब इसे आप मजबूरी कह लीजिए या समझौता कह लीजिए या क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल कह लीजिए कि जितनी अहम इम्पॉर्टेंट अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे से कल तक आंख में आंख डालकर नहीं देखती थी, वो एक मंच पर आ रही। ममता बनर्जी और कांग्रेस एक मंच पर आ रही। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और खड़गे, आप और कांग्रेस एक मंच पर होंगी 23 जून को पटना में। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, खड़गे, ममता बनर्जी नहीं होंगे, वहाँ पर उद्धव ठाकरे भी पहुँच रहे हैं, वहाँ शरद पवार भी पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी जा रहे हैं, और वहाँ पर तमिलनाडु से स्टालिन भी आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मोदी के खिलाफ पिछले 9 वर्षों में ये सबसे बड़ा मोर्चा है विपक्ष का। एक ऐसी ताकत कि नींद तो शाह और मोदी को भी नहीं आ रही है। अब तारीख आप नोट कर सकते हैं, 23 जून 2023। और हाल फिलहाल की आप कह सकते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री है, हाल फिलहाल की जो तारीख है, उसमें ये डेट इसलिए अहम है क्योंकि हो सकता है कि अगर अपोजिशन की मीटिंग कामयाब हुई, रणनीति कामयाब हुई, तो एक नई इबारत इसी तारीख के बाद आपको दीवारों पे दिखने लगे। और ये तारीख जितनी राहुल गांधी के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी ही ये तारीख मोदी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि हर सूरत में, हर समझौता करके वो सारे विपक्ष को एक करना चाहते हैं। और मोदी जी हर ताकत के साथ, हर समझौते के साथ इस अपोजिशन यूनिटी को डिवाइड करना चाहते हैं। अब मोदी जी डिवाइड क्यों करना चाहते हैं अपोजिशन को, और राहुल गांधी यूनाइट करने क्यों चाहते हैं? इसके पीछे ही हार जीत का जादुई आंकड़ा छुपा हुआ है। अब दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत अहम इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 की जो तस्वीर है वो बहुत हद तक क्लियर होने जा रही है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आज पूरी कोशिश करेंगे कि इस तारीख को भी डिकोड करें और 2024 में क्या होने जा रहा है उसकी तह में भी जाएं, उसे भी डिकोड करें। लेकिन मैंने जो सवाल उठाया कि मोदी जी क्यों अपोजिशन को हर कीमत पर डिसयूनाइट करना चाहते हैं और राहुल गांधी हर कीमत पर सारे विपक्ष को यूनाइट करना चाहते हैं, क्या वजह है? और मुझे लगता है कि सबसे पहले आप ये ग्राफिक्स देखिए, तस्वीर एकदम आसान हो जाएगी। अब ये जो ग्राफिक्स है ये 2019 का है, और 2019 में मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी अपने दम पर 300 से ज़्यादा सीटें लेके आई, और तब बीजेपी को वोट मिले थे 37% प्लस, 37% प्लस ये वोट शेयर था। यानी हिंदुस्तान में 37% वोटर्स ने मोदी जी को, बीजेपी को, एनडीए को वोट दिया। और यहीं पर असली खबर छुपी हुई है। 37% वोट मोदी को मिले, लेकिन मोदी के जो मुखालिफ वोट गए, जो अपोजिशन को मिले, गैर बीजेपी पार्टीज को मिले, वो परसेंटेज तकरीबन 63% है, 63%। और इस 63% में कांग्रेस का जो शेयर है वो तकरीबन 19.66% है। आप कह सकते हैं कि 20% का शेयर है। लेकिन जो नतीजे आए उसमें 37% लेके मोदी जी ने एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। अब सवाल यहाँ पर यह है, जो सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी बताएंगे, कि अगर कांग्रेस इस 20% वोट में इस बार अगर 10% इजाफा कर देती है, ओनली 10%, यानी कांग्रेस का वोट शेयर अगर 30% हो जाता है,
मैं बाकी अपोजिशन पार्टीज के भी बात नहीं कर रहा, सिर्फ कांग्रेस ही कर रहा हूँ। अगर ये 10% या 8% हो जाता है तो दोस्तों बिगनिंग ऑफ द एंड, जी हाँ, उल्टी गिनती शुरू हो गई मोदी और शाह की। और शाह 24 के बाद आ गए तो फिर सैलाब आने जा रहा है दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ में। क्या वाकई सब खत्म हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मैं तो 24 के पहले ही, चुनाव के पहले ही इनमें से कई लोग जेल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि भाजपा के लिए भी अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। यदि 2024 में भाजपा की लुटिया डूब गई तो उसके बाद में भाजपा के नेताओं का क्या होगा, ये देख लीजिए आप। अब दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इतना अहम क्यों है? अहम इसलिए है कि 2024 में क्या होने जा रहा है, और इस वक्त मोदी और शाह के जहन में वो जो स्ट्रैटेजी है, वो जो आंकड़े चल रहे हैं कि ये आंकड़ा आएगा तो क्या होगा और ये आंकड़ा आएगा तो क्या होगा, इसको हम डिकोड करने जा रहे हैं। और अपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी है? राहुल गांधी हैं, खड़गे हैं, ममता हैं, केजरीवाल हैं, नीतीश हैं, शरद पवार हैं, सीताराम येचुरी, इनके जहन में क्या है? किस तरह से इस गुजरात लॉबी को शिकस्त दी जा सकती है, पहली और आखिरी कैसे शिकस्त दी जाएगी? वो आंकड़े क्या होंगे? वो मैजिक फिगर क्या होगा? या वो मैजिक स्ट्रैटेजी क्या होगी? इसी को डिकोड करने जा रहे हैं। और टाइगर भी रहेंगे, लेकिन आज एक खास मेहमान है जावेद अंसारी। जावेद अंसारी वो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल माइंड हैं जो बरसों बरस इंडिया टुडे में रहे, जब इंडिया टुडे वाकई इंडिया टुडे था, और द हिंदू जैसे अखबार में रहे। आप कह सकते हैं कि पिछले 40-45 साल से ये जो शख्स है, या इसका जो जहन है, या इसकी जो पैठ है सियासत में, उसकी झलक आपको मिलेगी और आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई ये जो एक्सपर्ट पैनल है जो बता रहा है वही ज़मीनी सच है। टाइगर 23 तारीख को बैठक हो रही है। पहले ये बैठक 12 तारीख को होने वाली थी, फिर 23 तारीख को कर दी। बताया गया कि साहब खड़गे साहब और राहुल गांधी थोड़ा सा हिला हवाली कर रहे थे, लेकिन दोनों तैयार हो गए हैं और पटना में पहली बैठक होने जा रही है जिसमें ममता बनर्जी होंगी। एक सरप्राइज गेस्ट कह सकते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी खड़गे होंगे और ममता बनर्जी होंगी, और अरविंद केजरीवाल भी वहां पर होंगे, और भी तमाम लोग होंगे, स्टालिन होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, शरद पवार होंगे, बाकी जो तेजस्वी और यूपीए के जितने मेंबरान हैं वो सब होंगे। आपको क्या लगता है टाइगर कि जो मोदी और शाह का जो प्रेशर है, जो दबाव है, चाहे वो ईडी का दबाव हो, सीबीआई का दबाव हो, आपको लगता है कि बात बन जाएगी? देखिए, ये मैं क्योंकि आज जावेद भाई है, मैं उनको वाकई सुनना चाहूंगा, और उनके सामने हम बच्चे हैं उनके एक्सपेरिमेंट के एक्सपीरियंस के सामने। मैं जब पहली बार आया था दिल्ली में, जब फ्री प्रेस में बैठा करता था, तो अशोक दामोदरन के बहुत अच्छे मित्र थे जावेद भाई के, तो वो लगातार आते थे, तो हमने तब से जावेद भाई हमारे रोल मॉडल रहे हैं। देखिए दीपक भाई, ये जो बैठक हो रही है, ये एक, मैं बार बार कहता हूं कि जो भी गठबंधन होगा विपक्ष का, वो पोस्ट इलेक्शन होगा, वही एक शक्ल लेगा सरकार बनाने के चक्कर में। यदि सरकार बनाने की स्थिति में विपक्ष आता है तो वर्तमान में एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग होगी। सिंपल अंडरस्टैंडिंग यानी जहां क्लैशेस है बीजेपी, जब कांग्रेस और रीजनल दलों के, वहां कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली में आप क्या सोचेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठा लड़ेगी? नहीं लड़ेगी, वो उनका एक स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग होगा। लेकिन पूरे देश में एक मैसेज भी जाना चाहिए कि पूरे विरोधी बीजेपी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और ये काम जब कांग्रेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कांग्रेस के वजह से कई राजनीतिक दल ऐसे है, रीजनल पार्टियां हैं जहां कांग्रेस का सामना सीधा उनसे है, तो उनके लिए बीजेपी भी उतनी बड़ी दुश्मन है उतना बड़ा कांग्रेस है। ऐसे में नीतीश कुमार सामने आए, और मुझे लगता है नीतीश कुमार को सामने आने में और उनको ये जिम्मेदारी देने में कहीं ना कहीं राहुल गांधी का एक अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन भी था। और जब राहुल गांधी विदेश चले गए, उसके बीच में ये तय हुआ कि यहाँ एक बड़ी मीटिंग होगी, बड़ा जलसा होगा। उसी बीच में मैंने पहले भी कहा ना कि कांग्रेस को बर्बाद करने वाले बीजेपी नहीं है, कांग्रेस में ही अंदरूनी ऐसे कई लोग हैं जो कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए तुले होते हैं। कर्नाटक की जीत के बाद इन लोगों का दिमाग, कुछ लोगों का इतना खराब हो गया कि उन्होंने सोचा भाई क्यों पटना में करें, हम इसको हिमाचल में करेंगे, हमारा राज्य है और हम वहां लीड करेंगे और हमारे नेतृत्व में होगा, हम होस्ट होंगे और बाकी सब लोग आएंगे। तो जब आप बुलाओगे तो क्या ममता जी आएगी? क्या ममता जी के और आपके बीच में एक जो शॉक ऑब्जर्वर है वो नीतीश कुमार और बिहार जी।
तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी वापस आने के बाद उन्होंने बुरी तरह से डांटा होगा इनको, और फिर पूरी चीज अपने हाथ में ले ली, और अब ये तय हो गया कि 23 तारीख को होगा, उसमें सब लोग आएंगे और वहां पे बहुत जोरों शोरों से मुझे लगता है भाषण भी होगा। लेकिन मैं अभी भी नहीं मानता कि जावेद भाई इस पे ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। मैं आ रहा हूं जावेद भाई, ये जो गठबंधन है, ये चुनाव के पहले कोई सीटों का बंटवारा होके कुछ साथ में लड़ेंगे, ये मुझे बहुत दूर की कौड़ी लगती है। अभी तो पहली मुलाकात है जावेद भाई से, तो मैं आज राहुल गांधी पे भी बात करूंगा, क्योंकि ये वो मारूफ पत्रकार हैं जो राहुल गांधी से मिलते रहते, इंटरव्यू करते रहते, तो कम से कम राहुल गांधी पे भी बात होगी कि राहुल गांधी की जो राजनीति है किस दिशा में जा रही, क्या दशा है। लेकिन जावेद साहब, मेरा जो पहला सवाल है वो एक गाना था कि नाना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो बड़े दिनों से नाना चल रही थी ममता बनर्जी भी नाना ना, और केजरीवाल भी नाना ना। ये पाटलिपुत्र में कैसे प्रेम हो गया, ये कि केजरीवाल पहुंच रहे हैं, ममता पहुंच रही है, ममता और केजरीवाल क्यों मिलने पहुंच रहे हैं कांग्रेस से, क्यों इस बैठक में पहुंच रहे हैं? देखिए, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, मैरिज ऑफ कंपल्शन है। हालात इंसान से बहुत चीजें करा देते हैं, राजनीतिक पार्टियों से, वो हालात ये करा रहे हैं। ये तमाम पार्टियों को पता है कि अकेले कोई भी ऐसा विपक्षी दल नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं है जो बीजेपी से मुकाबला कर सके राष्ट्रीय स्तर पे। अगर राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई लड़ाई हो सकती है तो वो अगर सब सारी पार्टियां और ज्यादातर मेजर पार्टियां, विपक्षी दल एक मंच पे आ जाएं या एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जैसे अशोक जी कह रहे थे वो हो जाए, तभी कोई चांस होगा, तभी कोई उम्मीद होगी, वरना तो 24 तो डन डील हो जाएगी। लेकिन केजरीवाल तो बहुत एलर्जी थी कांग्रेस से, अब केजरीवाल जो है वो एलर्जी जरूर थी, कांग्रेस को भी एलर्जी थी। कांग्रेस में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस आया इसको सपोर्ट मत कीजिए, इसकी मुखालफत मत कीजिएगा पार्लियामेंट में, जबकि तमाम विपक्षी दल एक राय के हो गए। लेकिन कांग्रेस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उसकी वजह है, कांग्रेस पार्टी से जमीन उन्होंने छीनी पंजाब में, कांग्रेस पार्टी से जमीन छीनी दिल्ली में, और हर जगह कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी रिप्लेस करना चाहती थी एज ए नेशनल ऑल्टरनेटिव टू द बीजेपी। तो लेकिन एक तरफ तो ये है, दूसरा एक तरफ उम्मीद है, दूसरी तरफ रियलिटी है। रियलिटी ये है कि बीजेपी को कोई अकेला हरा नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल का गला दबा हुआ है चारों तरफ से, तो अरविंद केजरीवाल अगर 2 सीट दिल्ली में देके 5 सीट अगर वो, या 2 सीट हरियाणा में, 3 सीट हरियाणा में, कुछ पंजाब में, कुछ एक आध जगह और अगर उनको मिल जाए तो उनको क्या बुराई होगी। अरविंद केजरीवाल तो चाहते ही हैं कि उनके नेशनल फुटप्रिंट पड़े जी। इसमें ये मजबूरी है ये विपक्षी दलों की, ये एक दूसरे की मोहब्बत में नहीं आ रहे हैं, ये मजबूरी है। कर्नाटक एक जावेद भाई एक शेर था, एक जावेद भाई शेर था कि कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मजबूरियों ने वफा करना सिखा दिया, उल्टा है शेर इस बार। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं शुरुआत ही इससे करना चाह रहा था कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। मजबूरी ये है, वो जानते हैं कि अगर थर्ड टर्म मिल गया बीजेपी को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, तो इन लोगों का सबका सफाया होगा, सबका सफाया होगा। 50-60% जेल में होंगे, बाकी इनकी पार्टियां तोड़ दी जाएंगी और ये किसी हाल में नहीं रहेंगे। तो इनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है बल्कि इसके कि ये लोग सब साथ आए। कुछ प्री पोल अलायंस, कुछ इलेक्शन के पहले समझौता होगा और कुछ इलेक्शन के बाद होगा। मानखेड़े साहब, एक बड़ी बात कही जावेद साहब ने, और इन्होंने ये कहा कि मजबूरी इस कदर है, उसकी इंतहा इतनी ज्यादा है कि अगर ये मिले नहीं तो बिखर जाएंगे। 50% से ज्यादा जेल में होंगे, ईडी सीबीआई इनके घर में होगी, पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो क्या वाकई अगर मोदी और शाह 24 के बाद आ गए तो फिर सैलाब आने जा रहा है दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ में, क्या वाकई सब खत्म हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मैं तो 24 के पहले ही, चुनाव के पहले ही इनमें से कई लोग जेल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि भाजपा के लिए भी अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। यदि 2024 में भाजपा की लुटिया डूब गई तो उसके बाद में भाजपा के नेताओं का क्या होगा, ये देख लीजिए आप। फिर कोई और जेल में होगा। क्योंकि अब वेंजेंस की पॉलिटिक्स चालू होगी।
अब ईडी सीबीआई का इस्तेमाल खुलेआम होगा और कोई कहने वाला नहीं होगा कि क्यों हो रहा है। जो आपने बोया है वो काटना पड़ेगा। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से होए। तो सवाल वो भी है, वो अपनी चमड़ी जीता नहीं है, वो भी जी जान लगा रहे हैं। और बिल्कुल जावेद जी जैसा कह रहे हैं कि ये कंपल्शन है। यदि ये एक नहीं होंगे तो ये समाप्त होंगे। बिखरने वाली बात नहीं है, ये समाप्त होंगे। क्योंकि हर राजनीतिक दल के नीचे रेले हैं। जो राजनीति में है उसके पास पैसा है, जो राजनीति में है उसने कईयों को ऑब्लाइज किया है, जो राजनीति में है उनके उद्योगपति भी है, उनके बाहुबली भी है। ये राजनीति का सिस्टम है, इसमें सब लेके चलना पड़ता, नहीं तो चुनाव की राजनीति नहीं कर सकते आप। और यदि ये सब चीजें आपके पास है तो फिर आप रडार पे हैं। और रडार पे कौन नहीं है आज के डेट में? सभी रडार पे हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग रडार पे हैं। और सब जानते हैं अंदरूनी तरफ से कि जो रडार पे सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ये बार बार एक परसेप्शन बनाया जाता है कि विरोधियों पे हमले होते हैं, लेकिन विरोधियों के नीचे रेले भी तो उतने ही हैं, तो हमले भी करना आसान हो जाता है। तो यदि वो डर के मारे, अपने समाप्ति के मारे एक होना उनकी मजबूरी है। कुछ लोगों ने दूसरा रास्ता अपना लिया है। जो लोग इस रैली में नहीं आ रहे हैं वो सीधे बीजेपी को सरेंडर हो गए हैं कि हमारे आका, हम आपका विरोध करेंगे, ऐसा दिखा देंगे, लेकिन हम आपके चरणों में बैठे रहेंगे। उस सवाल पे टाइगर मैं आ रहा हूं। जावेद भाई से एक सवाल और मेरे जहन में। जावेद भाई, जो सवाल मुझे आखिर में पूछना चाहिए था, मुझे लगा कि मैं वो सवाल पहले ही कर दूं आपसे। और वो सवाल ये है कि अगर ये बात बन गई, खड़गे भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, ममता भी हैं, केजरीवाल भी हैं, सब घराती बराती एक हो गए, आपको लगता है कि बीजेपी के अगेंस्ट अगर अपोजिशन यूनाइटेड हो गई, एक हो गई, तो फिर क्या बीजेपी को हराया जा सकता है? आपका तजुर्बा 40 साल का क्या कह रहा है? देखिए, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। अगर ये सब इकट्ठा हो गए, आप ऐसे कि बंगाल में क्या होगा, बिहार आइए, बिहार में 39 सीट थी बीजेपी के पास जी। आज बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के अलावा उनके पास कोई और सहयोगी दल नहीं, कोई सहयोगी नहीं है। वो 39 में से कितनी सीट आ जाएगी? अगर 10 सीट भी आ जाए, 40 में से 10 सीट भी आ जाए, तो बीजेपी, वो आज की स्थिति जो है, तो बीजेपी अपने को बहुत खुशनसीब। ये दो जगह है जहां इनकी प्रचंड बहुमत है और रहेगी, गुजरात और उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा और हर जगह ये मैक्सिमम पे पहुंच चुके हैं, कम ही होना है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा। 140 करीब 145 सीटें हैं जहां पे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने डायरेक्ट फाइट में है, जिसमें से 141 सीटें बीजेपी जीती हुई है पिछली बार। अगर कांग्रेस पार्टी अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देती है, पिछली बार क्या हुआ था, स्टेट्स में तो कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन फिर जो लोकसभा का जो परिणाम हुआ उसमें मोदी की लहर चली और वहां मैक्सिमम सीटें जीती बीजेपी। तो अगर कांग्रेस इसको 50% भी इंप्रूव कर लेती है अपने चांसेस, तो फिर खेल वहां खत्म हो जाएगा। मेरा जावेद साहब, मेरा जो सवाल था वो ये था कि अगर सारा अपोजिशन एक हो गया, इनकी घेराबंदी हो गई, बीजेपी की हर एक सीट पर एक कैंडिडेट अपोजिशन का यूनाइटेड, तो क्या आपको लगता है कि मोदी की जो टैली 303 पर है, जो 303 पे बीजेपी खड़ी है, 50-60 सीटें कम हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। और ये बड़ा इनके लिए एक परेशानी का बायस अभी बन चुका है। इसीलिए देवेगौड़ा को भी, चंद्रबाबू नायडू को भी, अकालियों से भी बात हो रही है। अकालियों को पहले बाहर किया, अब अकालियों से की दाढ़ी में हाथ लगाया जा रहा है। तो ये सब चीजें ये इनके लिए परेशानी होगी। और जैसे मैंने कहा कि मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। अगर 1 to 1 हो गई 400 सीटों में, 450 सीटों में, तो फिर बीजेपी की टैली बिल्कुल नीचे आएगी और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा परेशानी का बायस बनेगा। जी टाइगर, एक सवाल जो जावेद भाई से निकलता है, सप्लीमेंट है कि अगर सब एक हो गए, देखिए जहां तक साउथ इंडिया की बात है, अगर मैं केरल की बात करूं, कर्नाटक की बात करूं, तेलंगाना की बात करूं, आंध्र प्रदेश की बात करूं, उसमें उड़ीसा भी गिन लूं, इन राज्यों पे वैसे भी बीजेपी बहुत ही कमजोर विकेट पे, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो हिंदी हार्टलैंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, ये जो स्टेट है, ये जो बेल्ट है, अगर इसमें 1 to 1 हो गया, 1 to 1 होता है, बीजेपी बनाम
यूनाइटेड अपोजिशन। आपको लगता है जो जावेद साहब कह रहे हैं कि 60-70 सीटें कम होगी, तो 60-70 अगर सीटें कम हो रही हैं तो मोदी जी तो 225-230 पे आ जाएंगे, फिर क्या होगा? तो दीपक भाई अभी भी तो 1-1 ही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, आसाम, गुजरात, यहां तो 1-1 है। महाराष्ट्र में भी 1-1 बोल सकते हो आप, महाविकास आघाड़ी वर्सेस बीजेपी, वहां भी 1-1 है। दिल्ली, पंजाब। तो अब प्रॉब्लम होती है आम आदमी पार्टी का दिल्ली पंजाब, प्रॉब्लम उधर होती है बंगाल। केसीआर, प्रॉब्लम है बंगाल। बंगाल में हाल ही में बाई इलेक्शन में कांग्रेस और लेफ्ट ने एक सीट लड़ाई थी, और वो जो सीट ममता बनर्जी की थी, जिसमें ममता बनर्जी 50,000 से जीत गई थी उनका उम्मीदवार, वहां पे बाई इलेक्शन में कांग्रेस और लेफ्ट का उम्मीदवार 25,000 से जीत जाता है। इसका मतलब 75,000 का शिफ्ट हुआ है। वो 75,000 का शिफ्ट मुस्लिम मतदाताओं का है। तो बाय एंड लार्ज ये बात, एक मैसेज तो जाना चाहिए विपक्ष के लिए भी कि इस देश का मुस्लिम मतदाता जो क्षेत्रीय दलों के साथ जाता था, कर्नाटक में वो जेडीएस के साथ जाता था, ओल्ड मैसूर में, वो शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ। तो कर्नाटक में पानीपत हो गया वो जनता दल जी सेकुलर का, और वहां पे कांग्रेस ने गेन किया, कुछ फायदा बीजेपी को भी हुआ। बंगाल में यदि वो एक बाई इलेक्शन आप टेस्ट समझते हैं, तो बंगाल का मुस्लिम यदि कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया तो फिर वहां ममता के लिए तकलीफ हो सकती है। उत्तर प्रदेश में यदि ये शिफ्ट हो गया तो फिर क्या अखिलेश के लिए तकलीफ हो सकती है क्या? तो उत्तर प्रदेश, बंगाल और ये दो राज्य पंजाब भी है। दिल्ली पंजाब, यहां पे कांग्रेस कितना खेल पाएगी, कांग्रेस का वजूद कितना है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने वाकई क्या मांगना चाहिए, 2.5% वोट पे क्या मांगना चाहिए? जी जावेद तो भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अशोक जी की मैं एक बात को कहना चाहिए, जहाँ ये मुस्लिम मतदाता की बात कर रहे थे, देखिए जहाँ पे जो मजबूत है, जो बीजेपी को हराने के पोजीशन में है, वो उसको ही वोट मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलेगा और कर्नाटक में मिलेगा तो यूपी में भी मिलेगा। जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, ये इलेक्शन कर्नाटक से क्लियर हो गया और हिमाचल से, कि जो बीजेपी को हराना चाहते हैं किसी भी कारण से, किसी भी वर्ग के लोग हों, वो अपना वोट वेस्ट नहीं करें। ये लड़ाई बीजेपी एंड उसके चैलेंज है, यू आर आइदर विद बीजेपी और अगेंस्ट। अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो जो भी बीजेपी को हराने के पोजीशन में हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो नीतीश लालू कांग्रेस हो, आघाड़ी हो महाराष्ट्र में, उसको वोट मिलेगा। जी जावेद भाई, टफ क्वेश्चन है, जो एक मुश्किल, बल्कि पहेली कह लूं, बहुत मुश्किल पहेली है कि केजरीवाल जो है वो दिल्ली में बहुत स्ट्रांग है, और केजरीवाल ने पंजाब में कांग्रेस की सरकार को रिप्लेस किया था। पंजाब में उनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की। क्या ऐसा हो सकता है कि जब मनीष सिसोदिया जेल में हैं, जब उनके कई बड़े नेता जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जैसे नेता जेल में हैं, जब सीबीआई की तलवार केजरीवाल के सर पर लटक रही है, इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने परेशान कर रखा है, उनकी सारी पावर्स छीन ली हैं, ये जब सारी चीजें हैं, क्या इतनी मुश्किलों में क्या केजरीवाल कंप्रोमाइज करेंगे? हो सकता है दिल्ली में कुछ सीट वो कांग्रेस को दे दें, पंजाब में कुछ सीट शेयरिंग कर लें, फिर इसके एवज में उनको कुछ हरियाणा में एक आध सीट मिल जा रहा है। क्या इस तरह का सीट एडजस्टमेंट करने के लिए अरविंद केजरीवाल झुकेंगे राहुल गांधी के आगे? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, ये आपको डिसाइड करना होगा कि प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी बीजेपी को हराना है, या राहुल गांधी से हिसाब किताब सीट पूरा करना है, या राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल से। ये इन नेता लोगों को तय करना होगा। अगर ये एक दूसरे की कटिंग करते रहे जैसे आज अभी तक इन्होंने किया है, तो यही होगा। विधानसभा में भले ही जीत जाएं अरविंद केजरीवाल, 7 सीट बीजेपी दोनों बार जीत गई, इस बार भी तीसरी बार भी जीतेगी। अगर राहुल गांधी ये चाहें कि पुराना बदला लें आम आदमी पार्टी से, तो क्या होगा? पंजाब हाथ से गया ही है। पंजाब में भी बीजेपी, जो कभी बीजेपी की पहचान नहीं थी, वो बीजेपी वहां पंजाब में भी पहचान बना लेगी। तो ये तो प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी ना, कि आपकी प्राथमिकता किस चीज को आप दे रहे हैं। प्राथमिकता बीजेपी को हराने की दे रहे हैं, या एक दूसरे से हिसाब किताब तय करने की। बहुत से लोग हैं विपक्ष में, मेरी काफी सीनियर लीडर से बात हुई, उन्होंने कहा भाई देखिए, सवाल सिंपल ये है, अगर हम
बीजेपी को हरा लेंगे तो जिंदा रहेंगे फ्यूचर में एक दूसरे से हिसाब तय करने के, वरना तो वो नौबत ही नहीं आएगी। इस बार तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। और सुपड़ा साफ सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि मैं कह रहा हूँ जेल में। देखिए लोकसभा 2026 के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी 800 कुछ। उसमें जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को फॉलो नहीं किया है उनकी सीटें होंगी, यूपी में होगी 126 सीट। तो बीजेपी जहां 80 में से 70 लाती है तो 126 में से 115 सीटें लाएगी। बीजेपी की की पकड़ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में वहां बढ़ जाएगी। और जो आइडियोलॉजिकल अपना वो एजेंडा इम्प्लीमेंट करेंगे और जो वो चीजें ये हिंदुस्तान की रूपरेखा जो है ना वो सब बदल जाएगी। हम और लाइन हम और आप जिस चीज को यूज टू हैं ये बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तो ये तो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी इन लोगों को सोचना है कि वो ज्यादा बड़ा खतरा है या एक दूसरे से निपटना ज्यादा बड़ी। जी टाइगर, एक सवाल बीच में छूट गया और आप जब दो दिग्गज है तो थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हुआ। और लेकिन सवाल वो बहुत बुनियादी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि केसीआर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, जिन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही बदल दिया, इतनी हसरतें थी, इतने अरमान थे उनके, तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय समिति कर दिया, अपनी पार्टी का नाम भारत रख दिया, जो कभी मनोज कुमार बॉलीवुड की हर फिल्म में रखते थे, पार्टी का नाम भारत। लेकिन जब बात आई लोकसभा की तो पीछे हट गए। संसद का जब मामला आया तो उन्होंने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था साइन करने से मना कर दिया। वो मोदी के साथ खिसक रहे हैं। मोदी से सबसे ज्यादा अगर मुखालफत में कोई खड़ा था 6 महीने पहले तो वो ये साहब थे। तो ये जो केसीआर का यू टर्न है, केसीआर का वाटर डाउन होना है, केसीआर का डाइल्यूट होना है, केसीआर जो कहीं ना कहीं मध्यम पड़ रहे हैं, उनकी जो लौ बुझ रही है मोदी के आगे, इसका क्या कारण है? देखिए दीपक भाई, जब ये पार्टी का नाम बदलने का उनकी ये प्रक्रिया चल रही थी तो वो विचार मंथन करने के लिए कई लोगों से मिल रहे थे। मेरी भी उनके साथ मैराथन मीटिंग हुई है, कई घंटों की मैं कह सकता हूं जी। तो उस मीटिंग में उनका बार बार ये कहना था कि कांग्रेस में वो दम नहीं रहा है बीजेपी को हेड ऑन लेने का, अब किसी और पार्टी को आगे बढ़ना होगा और इसीलिए मैं एक राष्ट्रीय दल की स्थापना करने जा रहा हूं जी। पैसे की मेरे पास कमी नहीं है। और फिर मैं पूरे देश में, जिस हिसाब से मैंने, वो पूरा इतिहास बताते थे हमको 2-2 घंटे की, मैंने कैसा तेलंगाना का मूवमेंट खड़ा किया, वैसा पूरा देश में मैं मूवमेंट खड़ा कर दूंगा और पूरे देश को। तब भी हम कह रहे थे कि तेलंगाना मतलब पूरा देश नहीं है। लेकिन अब तो मोदी जी के बारे में कुछ बोलते नहीं वो। अरे इसीलिए मैं कह रहा हूं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की संरचना ही मोदी को खत्म करने के लिए थी। उसके बाद उन्होंने प्लानिंग, वो नीति आयोग के मीटिंग का जो बहिष्कार किया, उसमें लगातार मोदी पे आरोप किए, लगातार मोदी के सरकार पे आरोप किए, उसके साथ भेदभाव करने का आरोप किया। लेकिन जैसे ही उनकी बेटी कविता ईडी के रडार पे आ गई, और वो भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, ज्यादा खींच लेंगे तो बेटी जेल में होगी और फिर जमानत नहीं हुई तो 1-1 साल अंदर रहना पड़ेगा। एक झटके में उनका पूरा टोन डाउन हो गया। पिछले 2 महीने से आप उनके ट्वीट उठा के देखिए, बीजेपी के बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब वो बीजेपी के समर्थक बन के उतर रहे हैं। महाराष्ट्र में, खासकर उत्तर विदर्भ में पूरी ताकत झोंकी है, खूब पैसा लुटाया जा रहा है, खूब सभाएं ली जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है महाराष्ट्र में, विदर्भ ये कांग्रेस की ताकत है जी। यदि मैं वहां पे अपना कुछ वोट परसेंटेज हासिल करूं तो मैं वहां पे टोन डाउन कर सकता हूं, बीजेपी की कहीं ना कहीं मदद कर सकता हूं। तो अब ये बीजेपी की बी टीम बन गई है एक केस के तहत। तो ये बोलते बहुत है, लेकिन मैंने यही कहा ना कि सारी राजनीतिक दलों के नीचे रेले हैं, ऐसा कोई साफ सुथरा नहीं है। इसलिए सबको पता है कि ईडी मेरे घर तक आएगी तो मेरा गरेगान पकड़ेगी, क्योंकि साफ मैं भी नहीं हूं जी। जावेद भाई, समय समाप्त हो रहा है करीब करीब। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी पे मैंने कहा था कि मैं जरूर पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप राहुल गांधी को जितना करीब से समझते, मुझे लगता है हम तीनों में कोई नहीं समझता। राहुल गांधी कितना आपको मैच्योर लग रहे हैं अमेरिका दौरे के बाद, भारत जोड़ो के बाद? और क्या राहुल गांधी नीतीश कुमार को एक स्पेस देंगे, ममता बनर्जी को के लिए थोड़ा सा दिल बड़ा करेंगे, केजरीवाल के लिए दिल बड़ा करेंगे? क्या ये जो मोहब्बत की दुकान है इसका शटर बंद नहीं होगा, इसका शटर खुलेगा केजरीवाल के लिए, इस मोहब्बत की दुकान का शटर खुलेगा ममता के लिए? क्या आपको लगता है राहुल गांधी की कुछ पर्सनालिटी जो चेंज हो रही है
उसके अंदर एक जगह है, चाहे राजनीतिक दुश्मनी क्यों ना हो? देखिए, राहुल गांधी और गांधी परिवार ये मानता है, इस नतीजे पहुंच चुका है कि सबसे पहली बड़ी प्राथमिकता है बीजेपी को हटाना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हराना। इसके लिए जो भी करना हो करेंगे। हैविंग सेड दैट, ताली दो हाथ से बजती है। राहुल गांधी तो फिराक दिली से काम लेंगे। राहुल गांधी का एक एमएलए जीता बंगाल से, उसको ममता बनर्जी ने तोड़ दिया। तो ये कैसी चुनाव, ये कैसे समझौता है, ये जी। कैसी विपक्षी एकता है? तो ये डिपेंड करेगा। केसीआर से समझौता प्री पोल नहीं होगा, आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए। ये जो अशोक भाई ने बताया, ये सारे रीजन हैं। एक रीजन वो भी है कि केसीआर ये चाहते थे कि अपने रिसोर्सेज के बल पे, उनके छाते के नीचे उसको सारी विपक्षी दल नेता मान लें, उनको इमाम मान लें। वो होने वाला हो नहीं रहा है। उधर से ईडी ने शिकंजा कस दिया है, तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं, प्री पोल अलायंस नहीं होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है आंध्रा में। चंद्रबाबू नायडू, जो मौसम असली मौसम वैज्ञानिक अब रामविलास पासवान जी के गुजर जाने के बाद यही है। चंद्रबाबू नायडू मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कभी इधर कभी उधर। तो अगर चंद्रबाबू नायडू इधर आ जाएंगे तो फिर उसका क्या, जगनमोहन रेड्डी का क्या होगा? तो एक दरवाजा बंद होता है तो एक खुलता है। जहां तक आपने कहा कि राहुल गांधी क्या बड़ा दिल दिखाएंगे, हो दिखा सकते हैं, प्रोवाइडेड उधर से भी इक्वल हो। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या राहुल गांधी आपको पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर दिख रहे हैं? एक मैच्योरिटी लेवल है उनके अंदर, आपको ऐसा लगता है बातचीत से? जी देखिए, मुश्किल जो है या तो आदमी को तोड़ देती है, कठिनाई या तो आदमी को तोड़ देती है अगर आप कमजोर हो, या स्ट्रॉन्ग विल्ड हो तो फिर आपको एडवर्सिटी में आप मैच्योर हो जाते हैं। ये राहुल गांधी के बारे में मैं कह सकता हूँ, स्पेशली भारत जोड़ो के साथ। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि 100% वो हो गए ठीक ठाक, लेकिन पहले के राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। उनको क्लैरिटी एक चीज की जरूर है, एक कि भाई बीजेपी से खिलाफ रहना। राहुल गांधी में 50 कमियां हों, लेकिन जो लोग बीजेपी को नहीं पसंद करते वो राहुल गांधी की ये बात मानते हैं कि ये अकेला आदमी है, डरता नहीं है, झुकता नहीं, बोलता रहा, अच्छे वक्त में बुरे वक्त में बोलता रहा। बहुत से लोग अब अपना रास्ता बदल रहे हैं क्योंकि इलेक्शन का सामने आ रहा है। राहुल गांधी थ्रू आउट बोलते रहे। हाँ, अब राहुल गांधी दूसरी बात ये कि राहुल गांधी पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है ना, उनका जो इलेक्शन, उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, और अगर ये अगले इलेक्शन तक वर्डिक्ट ओवरटर्न नहीं हुआ तो फिर तो वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, और अगर इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो फिर वो किसी पद के दावेदार ही नहीं होंगे। जी हालात बहुत सी चीजें करा देते हैं, और हालात ने ये करा दिया है कि अब वो लोग, उनके दिमाग में उसकी क्लैरिटी है कि भाई बाकी चीजें बाद में, सबसे पहले इनको हराओ। सब कुछ लुटा के भी अगर कुछ बचा लो तो बचा लो, ये पोजीशन है। जी टाइगर, लास्ट क्वेश्चन। 23 जून की ये जो बैठक है जहां ममता बनर्जी, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी, एक लंबी लिस्ट, अखिलेश यादव, सब, अगर ये सारा अपोजिशन एक छतरी के नीचे आता है, आपको क्या लगता है अगर बात बनी तो फिर ये गुजरात लॉबी का क्या होगा? ये शाह और शहनशाह का क्या होगा? क्या नींद उड़ने का दौर शुरू हो जाएगा, बेचैनी का दौर शुरू हो जाएगा अगर 23 जून की मीटिंग सक्सेसफुल होती है? नींद तो उनकी कर्नाटक के बाद ही उड़ गई है, नींद हिमाचल के बाद उड़ गई है, दिल्ली के बाद उड़ गई है। नींद तो उनकी उड़ी हुई है। जो सर्वे मध्य प्रदेश के आ रहे हैं उससे नींद उड़ी हुई है। राजस्थान में पार्टी कंट्रोल में नहीं आ रही, उससे नींद उड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में पार्टी है ही नहीं, उससे नींद उड़ी हुई है। नींद तो भयानक उड़ी हुई है। महाराष्ट्र में जो सर्वे आ रहे हैं वो तो सिंगल डिजिट पे दिखा रहे हैं। नींद उड़ी हुई है, और ये जो है ये और उस नींद को उड़ाने में और ये कर देगी, और जब उनको परेशान कर देगी। नींद जब उड़ जाती तो फिर क्या होता है? नींद उड़ जाती है तो फिर आदमी परेशान हो जाता है। नींद उड़ जाती है तो आदमी गलतियां करने लगता है। नींद उड़ जाती है तो आदमी बोहरा जाता है। नींद उड़ जाती है तो आदमी दिन में ऊँघने लगता है, और नींद में एक्सीडेंट भी करता है। नींद हो जाए, कई एक्सीडेंट्स होंगे। अभी देखिए 2024 के पहले, दीपक जी, चलिए, आप और हम कई एक्सीडेंट्स होंगे, नींद उड़ी हुई है, और मुझे लगता है कि जो स्थिति, जो पिक्चर है 23 जून के बाद, क्या उस मीटिंग का जो 11 बजे बता रहे हैं शुरू होगी पटना में, और नीतीश कुमार उसके सूत्रधार हैं, वहां पर जो ये जमावड़ा होगा,
हर बड़ी हस्ती, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, वहां पर क्या रिजल्ट निकल के आता है, मुझे लगता है कि जावेद साहब को और अशोक जी को मैं फिर बुलाऊंगा और फिर हम असेस करेंगे। आप दोनों आए, रोशनी डाली आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।